नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ जो एग्जामिनेशन आपका अपकमिंग है, पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। हमारे कोर्सेज इसके लिए चल रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पूछा गया आपसे कि मानव गुर्दे में यानी कि किडनी की बात हो रही है, उसमें आपने सुना होगा कि स्टोन हो जाता है। ठीक है, तो पथरी हिंदी में कहते हैं उसको, बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हैं, ये बी विकल्प में कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, इसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन है किडनी में ये होता है। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि जिन चीज़ों में जैसे स्पेशली खाने की वस्तुओं में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है, तो वो इनटेक करने से बचना चाहिए। वही आगे चल करके कैल्शियम ऑक्सलेट में जो आपको किडनी फॉर्मेशन कर रहा है। तो जैसे इस एग्जांपल के तौर पे जो टमाटर होता है तो उसके जो बीज होते हैं उसमें पाया जाता है ऑक्सलेट, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टमाटर के बीज हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मानव में यानी कि मानव शरीर में उत्सर्जन प्रणाली की निस्पंदन इकाई है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा जो बॉडी का है, यानी कि किडनी में जो हमारा फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है यूनिट, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना, जो यूरिन के माध्यम से आपके जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है बॉडी से उसको डिस्चार्ज करता है। नेफ्रॉन कहते हैं इसको, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि यहाँ पे यूरिन यानी कि मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो बॉडी में जो यूरिन पास होता है, ठीक है, तो जो है उसके फॉर्मेशन में यहाँ पे जो 3 प्रोसेसेस लिखे हैं, गुच्छीय निस्पंदन, स्राव और पुनः अवशोषण, है ना। तो ये तीनों ही होते हैं बेसिकली। जैसे रफली आप जानते होंगे कि जो ह्यूमन की बॉडी में प्रतिदिन के आधार पे लगभग 1.5 लीटर जो यूरिन है वो बॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक। और उसी के जो ये प्रोसेस इन्वॉल्व है इस यूरिन के फॉर्मेशन में, जो हमारा कह लीजिए एक तरीके से अवशिष्ट पदार्थ है बॉडी का जो एक्सक्रीट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये 3 प्रोसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी का एक बार जो फंक्शंस वगैरह होते हैं इन सबको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। इन तीनों जो हमारे यहाँ प्रोसेसेस हैं इसके नाम ध्यान रखें। आगे है कि तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कई प्रकार की गतिविधियों से हमें सचेत करता है, बॉडी को उस हिसाब से एक्शंस लेने पे कह लीजिए उसको सिग्नल्स देता है, ठीक। तो 2 प्रकार के यहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल, ठीक, दोनों ही होते हैं। आगे देखें, मस्तिष्क यानी कि अब ब्रेन की बात हो रही है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका जितना भी मास है, द्रव्यमान, पूरे ब्रेन का जो आपने शेप देखा होगा तो उसका लगभग 2/3 भाग बनाते हुए इसमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि कुल मिला के ये पूछा गया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ये है आपका सेरेब्रम। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने अगर इसकी फोटो ना देखी हो तो एक बार सर्च करके डिटेल में इसके जो पार्ट्स हैं वो देखिएगा। तो ये जो सेरेब्रम है टॉप ऑफ द ब्रेन एस्टैब्लिश, मतलब इसकी लोकेशन होती है। और जितने भी बॉडी में हम वॉलंटरी एक्शन करते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, वो इसके द्वारा किया जाता है, ठीक। इसमें देखिए मानव मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है। ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, क्रेनियन, पॉन्स, ये सब है। एक्सॉन नहीं होगा इसमें। एक्सॉन बेसिकली देखेंगे तो जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, उसका पार्ट है। आगे देखें, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में सही कथन को चुना है। तो कई प्रकार के हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक, उसी में से एक है थायरॉक्सिन। तो आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में हो सकता है पढ़ा होगा, ठीक। तो जो सब मतलब ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी याद रखिएगा। तो अब उसी के क्रम में अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि यह मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, चयापचय, उसको नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये शरीर के ऊतकों के विकास को बढ़ावा देने में असमर्थ है, ये गलत हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उसके डेवलपमेंट में, या फिर जो
मेंटल फैसिलिटीज़ हैं बॉडी में, ठीक है। और कई प्रकार के और जो कह लीजिए ये जैसे वर्किंग ऑफ किडनी है वो भी इससे कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो ये सब इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, पहला स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सेल्स जो है दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। आप जरा हमको ये बताएं इसी में आगे कि क्या पैनक्रियाज से कोई जो हमारा हार्मोन है ये रिलीज होता है क्या, जरा बताइए। तो आगे देखिए पीनियल ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो जो ग्लैंड्स होते हैं सिक्रेशन उससे होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो उसी क्रम में पीनियल ग्लैंड के बारे में जो पूछा गया तो यहाँ से सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन का, ठीक है। मेलाटोनिन क्या है, बेसिकली जो आपके स्लीप पैटर्न है कह लीजिए, है ना, उसको रेगुलेट करता है, ठीक। तो यहाँ पे बी को चुनेंगे। अब यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स हैं और बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में उनके जो कार्य हैं उसके संदर्भ में सही युग्म को चुनना है। सही पूछा गया है या गलत पूछा गया, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखा करिए। पहला है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो महिलाओं में गर्भावस्था का जो कह लीजिए सपोर्ट सिस्टम है ना, गर्भावस्था को अच्छे से कैरी आउट किया जाए थ्रू आउट, उसमें हेल्प करता है। दूसरा है एड्रेनलिन, है ना। तो ये बेसिकली ये जो कार्डियक यानी कि हार्ट रेट से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उसका आउटपुट बढ़ाता है। और ऑक्सीटोसिन जानते हैं, ये जो मतलब जो महिलाएं जिनको नया नया डिलीवरी हुआ होता है, ठीक है, तो उनमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो तीनों ही सही हैं। आगे देखें विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करने हेतु छोड़ी गई गंध है। एक प्रकार का सेंट है या कह लीजिए स्मेल है। तो जैसे कि ये मुख्य रूप से जो एनिमल्स होते हैं, है ना, हालांकि मनुष्य भी एनिमल की कैटेगरी में आता है, परंतु मनुष्यों में इस प्रकार का फंक्शनैलिटी नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कोई किसी जानवर का एग्जांपल लें हम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक मेल जानवर कोई है, एक फीमेल है, तो यहाँ पे अपने ऑपोजिट जो जेंडर का एनिमल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने और जो बॉडी से उनके रिलीज होता है, ये है फेरोमोन, ठीक। ऑप्शन बी, इसको नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव के समय शरीर को लड़ने या उड़ने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, ठीक। तो बेसिकली जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उस कंडीशन से आपके बॉडी को कह लीजिए टैकल करने के लिए जो हार्मोन यहाँ पे उपयोगी है, ठीक, उसको इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट जो हार्मोन भी कहा जाता है, ये है कौन सा, एड्रेनलिन, ठीक। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये सिक्रीट होता है एड्रीनल जो ग्लैंड होता है उससे, और ये बेसिकली इसकी वजह से जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है कई बार, है ना, और रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, तो उन सब से संबंधित है ये। अब इसमें देखें कुछ प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन थे, उसके संदर्भ में गलत युग्म को चुना है। ये इस प्रकार की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो हालांकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो कुछ फेमस चीज़ें हैं उसकी लिस्ट आप एक बार ज़रूर प्रेफर करें। और इसमें देखें तो टेलीविज़न वाला पेयर गलत है। टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे उनका नाम था J.L. बेयर्ड, ठीक। बाकी के ठीक है, इनको देख लीजिए। एक प्रकार का एक्सप्लोसिव डायनामाइट जिस के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसका आविष्कारक कौन था और वह किस देश के थे। तो अल्फ्रेड बी नोबेल और स्वीडन के थे, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनके ही नाम पर जो आगे चल करके नोबेल प्राइज़ है उसको भी स्टार्ट किया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए टेम्परेचर की जो आप स्केल्स देखते हैं, फ़ारेनहाइट, है ना, सेल्सियस, तो उसी में से पूछा गया है कि जो ये सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, इस स्केल का आविष्कार किसने किया। तो इनका नाम था जो है एंडर्स सेल्सियस, ठीक। आगे है कि 1942 में एनरिको फर्मी, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने किसकी खोज की थी। तो एटॉमिक रिएक्टर। आगे देखिए पनडुब्बियाँ यानी कि जो सबमरीन्स होती हैं अंडर वाटर, जैसे आप देखते होंगे कि इंडियन नेवी वगैरह यूज़ करती हैं, ठीक। तो अब ये किस सिद्धांत पर, किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का जो लॉ है, ठीक है, फ्लोटेशन वाला, उसके कॉन्सेप्ट पे। हो सके तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं केमिकल और फिजिकल चेंज के रेफरेंस में किसी सब्सटेंस के। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम
डी विकल्प को देखें तो केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, यानी कि केमिकली कोई भी चीज़ में चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है वो रिवर्स उसको आप पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। तो अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट यहीं पे अपने आप से गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर कोई चीज़ इरिवर्सिबल है तो क्या होगा कि वो केमिकल चेंज परमानेंट नेचर का हो गया ना। तो यहाँ पे टेम्परेरी लिखा था कि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, तो ये गलत हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होता है। बाकी की जो ये फिजिकल चेंजेस के बारे में 2 स्टेटमेंट है, दीज आर करेक्ट, इसको देख लीजिए। आगे देखें ली कर्बूजियर, है ना, एक आर्किटेक्ट थे काफ़ी फेमस। इनके स्थापत्य कार्य वाला विश्व धरोहर स्थल इसमें से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चंडीगढ़ में देखेंगे आप जो ये आपका कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। तो इसका जो कह लीजिए ये मतलब इसको पूरा प्लान करने के पीछे जो व्यक्ति थे वो यही थे, ली कर्बूजियर इनका नाम था। तो वही पूछा गया है, चंडीगढ़ में स्थित है। और चंडीगढ़ एज अ सिटी जो पूरा डेवलप किया गया या प्लान किया गया, डिज़ाइन किया गया, वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो उसको ध्यान रखेंगे। और ये हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा गया था। आगे देखें, यूरोपीय मानकों के आधार पर भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स BSES इसको भारत में पेश किया गया। और वर्तमान में भारत में कौन सा चरण कार्यान्वयन में है? तो देखिए, आपने जो व्हीकल्स हैं जैसे कार वगैरह के पीछे आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है कि फ्यूल कैटेगरी इसमें कौन सी है, तो भारत स्टेज करके, है ना, वर्तमान में देखेंगे तो 6 लिखा होता है, ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है। तो भारत स्टेज ये एमिशन स्टैंडर्ड्स इसकी बात है। तो इसके जो वर्तमान में जो फेज़ ये चल रहा है इंडिया में वो है 6th फेज़, यानी कि बी विकल्प। और इसकी इफेक्टिव डेट हो सके तो ध्यान रखेंगे। बेसिकली की जो हमारा क्लीन फ्यूल का कॉन्सेप्ट है डीजल और पेट्रोल का, उस पर स्विच करें हमारे व्हीकल्स को, क्योंकि जो ज़्यादा पुराने व्हीकल हो जाते हैं जैसे जो डीजल या पेट्रोल बेस हैं तो वो पोल्यूशन ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को इंजन को मॉडिफाई करके तथा उसमें जो हम अगली सीरीज़ के ऑयल यूज़ करते हैं वो अच्छे हों और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कम हो, तो उसी के बारे में है ये। तो 6th फेज़ यहाँ पे चल रहा है और इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो 1 अप्रैल 2020 से है, ठीक, इस डेट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो यहाँ पे एक बार आप ये काम करिएगा कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में उसकी लिस्ट एक बार पूरी देखेंगे। उसी में जो यहाँ पे राजस्थान का बर्ड सेंचुरी है ये घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर में। आगे देखें, बिजली संयंत्रों के द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन को चुनें। तो फ्लाई ऐश टर्म को ध्यान रखेंगे। तो इसका उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जो हमारे ये थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो NTPC वाले हैं प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्मोक के थ्रू फ्लाई ऐश का जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो इसको कलेक्ट करके जो हमारे ईंट भट्ठे होते हैं ना, तो जैसे ट्रेडिशनली उसको मिट्टी से हम यूज़ करते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए, परंतु यहाँ पे फ्लाई ऐश को भी कलेक्ट करके उसको ब्रिक्स बनाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे में लिखा है कि यह केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना है और इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कई प्रकार के टॉक्सिन्स इसमें अवेलेबल होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमंस के लिए और इन्वायरमेंटली भी, ठीक। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, सिर्फ पहला जो है वो ठीक है। इनमें से कौन से विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में वर्णित हैं? तो जो हमारी ये है लिस्ट है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो उसके कई सारे विषय हैं। तो अब स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो कृषि, जो कब्रिस्तान और स्मशान होते हैं, सिंचाई, जल निकासी की व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, ये सब है हमारे राज्य सूची में। पुरातात्विक स्थल यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूरे भारत में अवेलेबल हैं अलग अलग राज्यों में, हिस्टोरिकल साइट्स, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 5 इसमें देखिए कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की जो सूची है तो उसमें भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो इसमें एक जो है इस लिस्ट में मिक्स्ड साइट का जो है कैटेगरी होता है, तो उसमें जो डेजिग्नेट हुई थी भारत की पहली साइट ये थी कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक। कहाँ पे है? जो सिक्किम में। तो इस विकल्प में है नहीं, तो नन ऑफ द एबव को चूज करेंगे। आगे देखें शेरशाह सूरी के बारे में, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो शेरशाह सूरी का जन्म देखिए हुआ था 1472 AD में, ठीक, इस वर्ष को ध्यान रखेंगे। और अगर इसके शासनकाल की बात करें जो मुख्य रूप से सूर डायनेस्टी के बारे में आप देखते हैं 1540 से 1545 के मध्य, ठीक। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है
तो कई सारे इसने अपने देखेंगे काल में रिफॉर्म्स किए। उसी क्रम में यहाँ जो 2 स्टेटमेंट लिखे हैं कि जो बाट और माप का कॉन्सेप्ट था उस समय, उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण, उसके प्रयास किए इसने, ताकि जो ये माप वगैरह है वो सही हो सके चीज़ों की। और उसके साम्राज्य में जो भी गुड्स होते थे यानी कि माल पर केवल 2 बार इसमें सीमा शुल्क लगता था। एक पहला जहाँ पे वो किसी स्थान में प्रवेश कर रहा है, और दूसरा जो वो बिक्री हो रही है उस समय। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो जीटी रोड कहा जाता था बेसिकली, शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। ये वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर है वहाँ से लेकर के इधर बंगाल तक जो है एक रोड बनाई गई। ठीक, इसको सड़क ए आजम भी कहा जाता था। ठीक, और वर्तमान में जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप हमको ये बताएं कि अब ये जो है नेशनल हाईवे नंबरिंग इसको कुछ दी गई है, तो ये कौन सा नंबर का नेशनल हाईवे है? आगे है, शेर शाह सूरी या शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? तो 2 नाम तो यहीं आपको मिल गए। ठीक, इसका मूल नाम था, जैसे कि जो जन्म के समय कह लीजिए होता है, उसका नाम था फरीद, ऑप्शन सी। और एक बड़ा फेमस इसका टाइटल है, कह लीजिए, इसको चालाक अफगान की संज्ञा दी थी बाबर ने। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन तारीख ए शेर शाही, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक थे? तो ये पब्लिश हुई थी अराउंड 1580 में। अब्बास खान सरवानी की पुस्तक है, और इस पुस्तक में जो है शेर शाह सूरी के बारे में जो उसकी पूरी हिस्ट्री है ना, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। आगे है, शेर शाह सूरी के द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देखेंगे ये शेर शाह के टाइम पीरियड में सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, और यहीं पे इनको पहली बार जो है रुपया कहा गया। जो वर्तमान में आप रुपया टर्म यूज़ करते हैं, यहीं से इसकी उत्पत्ति है, विकल्प सी। अगला है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान इसमें से किसके शासक के खिलाफ था? तो अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि 1545 में इसकी डेथ हुई थी। कालिंजर के अगेंस्ट जो है इन्होंने एक्सपेडिशन किया था, और ये युद्ध मतलब इनकी सेना जीत गई थी, परंतु ब्लास्ट में ये घायल हो गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, निम्नलिखित में से किसने शेर शाह सूरी को उस्ताद ए बादशाहन कहा था? ये टाइटल ध्यान दीजिएगा, जो शासकों को दी गई हैं, पूछी जाती हैं अक्सर। तो अभी हमने ऊपर बाबर का बताया था, यहाँ पे ये टाइटल जो है यूज़ किया गया हुमायूं के द्वारा। इसका मतलब अर्थ होता था उस्ताद ए बादशाहन का, टीचर ऑफ किंग्स। ठीक, भारतीय महिमा के अंतिम सूर्य शब्द का उपयोग जो है इसमें से किसके लिए किया गया है? द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी। तो ये जो है 16th सेंचुरी के मेडिवल पीरियड के जो कह लीजिए किंग थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, शॉर्ट फॉर्म में इनको हेमू कहा जाता है। ठीक, इनके लिए ये टर्म यूज़ किया गया है। अब इसमें देखिए, ऋग्वैदिक कालीन देवता जिनका नाम था पूषण, इसको किसका देवता माना गया है? ठीक है, तो कई सारे देवताओं के जैसे आप नाम जानते हैं, इंद्र है ना, अग्नि, ये सब अलग अलग वस्तुओं के देवता। तो पूषण है ये एनिमल्स के जो है देवता हैं, विकल्प सी। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली में कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में जैसे आप पैंट वगैरह पहनते हैं, तो वैसे ही समझिए कि पहले ये सब का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उस समय जो कोई कपड़ा ऐसे पहनते होंगे कमर के नीचे, उसको नीवी बोलते थे। अब देखें, सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद हमारा, और उसमें 10 मंडल हैं। ठीक, तो पार्ट्स के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो उसके रचयिता के संदर्भ में गलत युग्म को चुनना है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ही जो है गलत है, बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। जो 7th मंडल है इसके रचयिता है वशिष्ठ। ठीक, और अगर हम बात करें भारद्वाज की, तो ये जो 6th मंडल है उसके रचयिता है। आगे है, लिंगदम मठ कहाँ पर स्थित है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जितनी भी फेमस है इंडिया में, ये अक्सर पूछी जाती हैं, अक्सर क्या पूछी ही जाती हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन प्लीज देख लीजिएगा सबकी। लिंगदम मठ की अगर हम बात करें तो ये गैंगटोक में है, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन उच्च अधिकारी वन विभाग का प्रधान होता था, यानी कि चीफ? तो देखिए, मौर्य काल में जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते थे, इनको जो इस टाइम पे पुस्तक लिखी गई ना, अर्थशास्त्र, इसके बारे में आप जानते होंगे, तो उसमें यहाँ पे जो अधिकारी होते थे उनके लिए शब्द यूज हुआ है तीर्थ, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट को हम कि वन विभाग का जो तीर्थ होता था उसको क्या कहते थे। समझ गए ना आप क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे?
तो जो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चीफ है उसको बोलते थे आटविक, है ना। आपने अगर ये आरओ में हिंदी की तैयारी की होगी अपनी, तो उसमें इसके वन के पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे ये वन के लिए भी ये शब्द यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? सी। अब जैसे हम बाकी विकल्पों के बारे में देख लें तो दवारिक जो लिखा है, तो जो राजमहल होता था उस समय, उसकी जो देखभाल करता था वो सबसे चीफ ऑफिसर वो होता था। संनिधाता कौन होता था? ये आपका जो कोषाध्यक्ष होते थे वो होते थे। कर्मांतिक की अगर हम बात करें तो ये होते थे जो उसमें उद्योग होता था उसका प्रमुख, ठीक। अब प्रमुख राजवंश तथा संस्थापक की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है कि सही नहीं है पूछा गया है। तो ये एंशिएंट जो यहाँ पे हिस्टोरिकल ये हमारे डायनेस्टीज हैं, पाल वंश वाला गलत है। ये देखेंगे इसकी कैपिटल हुआ करती थी मुंगेर में, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? गोपाल। बाकी के विकल्प ठीक हैं। अब है मुगल शासकों के मकबरे जो बने उनकी मृत्यु के बाद, उसके रेफरेंस में गलत युग में देखना है कि वो मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो स्टार्टिंग के 3 तो ठीक है। बहादुर शाह जफर के बारे में लिखा है जो अंतिम हुए शासक, लाहौर, ये गलत है। इनका मकबरा यहाँ है म्यांमार में। पंचतंत्र एक फेमस एंशिएंट टाइम पीरियड की पुस्तक है, उसके संदर्भ में सही कथन देखते हैं। मूल रूप से इसकी रचना जो की थी विष्णु शर्मा ने की थी, ठीक है, पंचतंत्र की। और फारसी में आगे चल करके मेडिवल टाइम्स में देखेंगे इसका अनुवाद अबुल फजल ने अनवार सुहेली नाम से किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और किसने ट्रांसलेट किया था, किस भाषा में, यूपीपीएससी ये बहुत पूछता है, ठीक है। और दूसरा है मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से इसका अनुवाद किया था। तो ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 2 स्टेटमेंट फिर से है, सही को चुनना है। भारत में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद तोपखाना का प्रयोग भेरा के युद्ध में किया। तो देखेंगे यहाँ पे गन पाउडर जो है इसका सबसे पहले युद्ध मुगलों के ही उससे होता है। और यहाँ पे ये जो सबसे फर्स्ट टाइम बाबर ने यूज़ किया इसको, भेरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। आप जरा हमको ये बताएंगे कि भेरा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, कमेंट करके बताइए इसको। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि बाबर के सेना नायक मीर काकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। आप जानते ही होंगे कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जहाँ पे बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, ठीक। तो अब इसका जो अभिलेखों के आधार पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है 1528 से 29 के मध्य करवाया गया था। बाबर का सेना नायक था मीर काकी, इसमें काकी लिखा है ना, उसका काकी नहीं बाकी नाम था, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को भी ध्यान दिया करिए। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत था। तो नाम ध्यान रखेंगे। मुगल शासक इसमें से कौन सा था जिसको उसकी शानदार जीवन शैली के कारण रंगीला की उपाधि दी गई थी? काफी कलरफुल और लग्जूरियस लाइफ जीते थे मोहम्मद शाह। बाबर यानी कि जो फर्स्ट मुगल बादशाह रहा, उसकी उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण उसे क्या कहा गया? तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं कलंदर। आगे देखिए, मुरैना यानी कि जो इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर का रीजन है, यहाँ स्थित है, उसके निकट 64 योगिनी मंदिर है। इसके संदर्भ में गलत कथन को देखना है। तो पहला है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक गोलाकार मंदिर है। इसका आप इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। और राजवंश ये जो था इन्होंने निर्माण करवाया था। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा क्या है, यह भारत में बना एकमात्र गोलाकार मंदिर है। तो ये तो अपने आप में ही एक जैसे नॉर्मली भी आप देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही गोलाकार मंदिर बना होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कई सारे गोलाकार मंदिर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक, तो इंडस रिवर के आप किनारे देखेंगे पड़ने वाले जो स्थल हैं, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, पाकिस्तान के सब जो ये स्थल हैं, ये सब इंडस के कोस्ट पे हैं। परंतु जो रोपड़ है ये इंडिया का जो पंजाब स्टेट है वहाँ स्थित है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? सतलज, ठीक। और इसके जो उत्खनन करता थे कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को भी। सारे क्वेश्चंस जो बताए गए हैं प्लीज़ उसको सर्च करके मैप में वाले जो होंगे वो देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइए। इससे हमें आगे और बेहतर करने का एक उत्साह मिलता है, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।